विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू नीतीश मारेंगे बाजी? चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार? बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच की। बिहार में 24 घंटा बिजली के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 2022 तक का अटल इरादा है, सबके सर पे छत होगा, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है। इस देश को आगे बढ़ाना है। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। उठो जागो रोको ललकार चाहिए, भ्रष्टाचार ना तो अहंकार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। मुझे बताइए, किसी ट्रैक्टर को एक इंजन लगा हो तो ज्यादा तेज चलता है कि दो इंजन लगे हो तो ज्यादा तेज चलता है? बताइए कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? तो आप दिल्ली में तो इंजन आपने दे दिया, अब बिहार में इंजन दे दीजिए। 2 इंजन से बिहार की गाड़ी ऐसी तेज चलेगी भाइयों, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो तेज गति से हमारा विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। हम हैं बिहारी, बस बिहार चाहिए, आपस में मेल जोल प्यार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। समय की पुकार है, बदलनी सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार है। ओ, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, जंगल राज न आए इस बार। गरीब सहना अत्याचार, जन जन पाए अपना अधिकार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा, हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलूंगा और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बदलना बिहार है, बिहार है, भाजपा इस बार है, इस बार है, इस बार है। बदलना बिहार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दूसरे चरण का मतदान हुआ और मतदान में भरपूर वोटिंग हुई, लेकिन वहीं 13 ऐसे बूथ थे जहां लोग वोट देने तक नहीं गए। उन्होंने बहिष्कार किया। वजह थी पानी, बिजली और सड़क का मुद्दा। जी हाँ, सियासत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं। यहाँ कोई किसी का दोस्त न दुश्मन होता है। जी हाँ, महागठबंधन से अलग हुआ तीसरा मोर्चा अब बिखर चुका है। तीसरे मोर्चे में शामिल एनसीपी ने सपा से किनारा कर लिया। जो हाथ और साथ मिलाकर एक साथ चल रहे थे, अब वो हाथ छोड़ करके एक दूसरे के सामने दो दो हाथ करने को तैयार है।
बिखर गया तीसरा मोर्चा। तीसरे मोर्चे को लगा बड़ा झटका। एनसीपी ने तोड़ा रिश्ता। जी हाँ, सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये बात अब इसलिए भी बखूबी सच हो गई है क्योंकि महागठबंधन से अलग हुआ तीसरा मोर्चा अब बिखर चुका है। एनसीपी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया और फैसले के साथ ही बिहार चुनाव में साइकिल एक बार फिर बिना पहिए की हो चुकी है, यानी गठबंधनहीन हो चुकी है। और तीसरे मोर्चे में शामिल एनसीपी ने सपा से किनारा कर लिया है। जो हाथ साथ मिलकर लड़ने के लिए मिले वो अब एक दूसरे का साथ छोड़ आमने सामने से दो हाथ करने को तैयार हैं। यूँ तो बिहार की राजनीति में ये तस्वीर नई नहीं है। रूठना मनाना, एक खेमे को छोड़ दूसरे में शरीक हो जाना अभी तक लगातार जारी है, जहां पहले महागठबंधन और अब तीसरा मोर्चा ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। मोर्चा के नेता और एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि बिहार में एनडीए के पक्ष में हवा है और यही बात एनसीपी को इस कदर नागवार गुजरी कि वो अब बिहार विधानसभा 2015 के चुनावी मैदान में आमने सामने से एक दूसरे को आंख दिखाते नजर आएंगे। जब राहें अलग हुई तो बात करने के सुर भी बदल गए। एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नेता अपना अपना रुख साफ करते भी दिखाई दिए। इससे पहले महागठबंधन की ओर से एनसीपी को 3 सीट दी गई, तो उन्होंने महागठबंधन का दामन छोड़ अपना एक अलग कुनबा बना लिया। तीसरे मोर्चे में 6 पार्टी को शामिल किया गया। एसपी, एनसीपी, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मोर्चा, देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता पार्टी, नागमणि की समरस समाजवादी पार्टी और पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी। मोर्चे से अलग होने के बाद एनसीपी ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी सपा बिहार में मोदी की लहर को बताते हुए पहले ही अपनी हार मान चुकी है और दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे से अलग हुई एनसीपी का बिहार चुनाव में शायद ही कोई जनाधार दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि मोदी के समर्थन में मुलायम के बयान की एवज में एनसीपी के इस फैसले का फायदा किस पार्टी को मिलता है। वल्लभ टीवी के लिए शोभा राजपूत की रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। पप्पू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद पवार कहीं ना कहीं ये हर बार चूक जाते हैं और तीसरा मोर्चा बनते बनते फिर बिखर जाता है। इस पूरी चर्चा के लिए शैलेश जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। शैलेश जी, कई बार कोशिशें की गई, तीसरा मोर्चा बना, लेकिन हर बार नाकामयाबी को पहुंचा। आखिर वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह है अपनी अपनी अहमियत देने की जी, कि मुलायम सिंह जी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है जी। चूंकि एनसीपी को सीटें नहीं मिली महागठबंधन से जी, तो तारिक अनवर को अपने आप को दिखाना था कि हम लड़के कुछ सीटें जीत सकते हैं जी, जबकि उनका कोई जनाधार वहाँ पे है नहीं एनसीपी का जी। 200, 400, 500 वोट कहीं ना कहीं उनको गलती से पब्लिक दे देगी, जनता वही मिलेगी हर विधानसभा क्षेत्र में जी। पप्पू यादव बीजेपी में जाते जाते रह गए, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं बना जी। तो वो आ गए। ये समरथ पार्टी जिसको कोई पूछता नहीं है, कोई उनका कोई अपनी वहाँ पे किसी तरह का कोई वोट नहीं है, कोई एक विधानसभा क्षेत्र में भी हो तो मान लिया जाए वहाँ भी नहीं है, पूरे बिहार कौन पूछे। तो ऐसे ऐसे लोगों का एक कुनबा जुड़ा जो अपनी अपनी पार्टी बना के और एक कुनबा बना लिया और वो सब मुलायम सिंह के नेतृत्व में चाहते थे कि मुलायम सिंह के नाम पर हम लोग कम से कम इतना बताएं कि कांग्रेस और जो राजद और जदयू की महागठबंधन है उसको कुछ न कुछ नुकसान हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके ना तो इनका कुछ हो रहा है और ना तो इनका कोई जनाधार है। लड़ाई अभी भी वहाँ पे एनडीए और महागठबंधन की है, आमने सामने की लड़ाई है। हर सीट पे 2-4 सीट पे कहीं निर्दलीय या कोई होगा तो उसका नहीं कह सकता, बाकी सारी सीटों पर डायरेक्ट लड़ाई है, सीधी लड़ाई है जी। तो सीधी लड़ाई में सब जगह ये दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ही नजर में दिखाई दे रहा है कि सब जगह एनडीए बहुत आगे है। कुछ भी कर लें, कोई भी गठबंधन बने ना बने, उससे कोई एनडीए को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, चांद बाबू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चांद बाबू ये कह रहे हैं शैलेश जी कि आप तो कहीं किसी भी तरीके से फील्ड में ही नहीं है, किसी गिनती में ही नहीं है। जो मुकाबला है वो सिर्फ एनडीए वर्सेस महागठबंधन का है और उसमें भी जो एनडीए है
वो कहीं ज्यादा लीड होते हुए दिखाई दे रहा है। जी देखिए मारूफ भाई, इन्होंने जो बोला है इस बात में तो थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। अभी बिहार का इलेक्शन जो हो रहा है जी, इसमें एनसीपी 45 सीटों पर लड़ रही है और हम लोग 15 से 20 सीट जीतेंगे ही। ये जो कह रहे हैं 2-4 इंडिपेंडेंट जीतेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि जो बिहार का इलेक्शन है, जो झारखंड में होता था पहले जी, कि 10 सीट उसकी हो गई, 15 सीट उसकी हो गई, 20 सीट उसकी हो गई और एक आदमी सीएम बन जाता तो था। आप ये कह रहे हैं कि त्रिशंकु होगी या खिचड़ी बन जाएगी, किसी एक को बहुमत नहीं मिलेगा। जी 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 अच्छा जी। तो लेकिन आप दूसरा इल्जाम आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। आप तो अगर हमारी पार्टी का कुछ वजूद नहीं है तो कटिहार से तारिक अनवर साहब एमपी कैसे हो गए? इनको ये बताइए, एक सीट कैसे जीत गए? एक सीट पे हम लोग लड़े और एक सीट जीत गए जी। एक सीट कृपा से मिल गई कांग्रेस की और उसी पर आप जीत गए। उसके पहले तो आप हारते आ रहे थे उसी सीट से लगातार। यही तारिक अनवर साहब हारते आ रहे थे। पहले तो बीजेपी कहीं थी नहीं, आप कैसे सरकार बना लिया सेंटर में? इसी तरीके से हम लोग आगे आ रहे हैं। और नहीं, मैं इस बात को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को तो सुनिए। तो आपने जो आप गठबंधन में शामिल थे, तो गठबंधन छोड़ने की ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि बीजेपी की अगर जीत के बारे में, सुनिश्चित जीत के बारे में मुलायम सिंह ने कह दिया तो उसको आपने मुद्दा बना के गठबंधन छोड़ दिया, या सोनिया जी के दबाव में छोड़ दिया, बिहार के अंदर, या महाराष्ट्र के लोकल चुनाव को लेके आप सोनिया जी के दबाव में आपने छोड़ दिया? ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं जनता को? जनता को तो हम बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है और जो हम लोग हैं छोटी आपने महाराष्ट्र में लोकल चुनाव होने जा रहा है, वहाँ सुनिए सुरेश जी, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में बिना एनसीपी के सरकार नहीं बनेगी। पहले भी आप ये दावा कर रहे थे, ये हसीन सपने जो दूसरे को आप दिखा रहे थे, खुद क्यों देख रहे हैं चांद भाई? पहले मुलायम जी ने भी यही कहा, सपा ने भी यही कहा कि अगर सरकार बनेगी तो उसकी चाबी हमारे पास होगी, लेकिन चाबी भी गायब होगी और मुलायम जी भी गायब हो गए। तो अब कौन सी चाबी होगी चांद बाबू? जी क्या कह रहे हैं? पहले सपा के लोग यही कह रहे थे कि जो सत्ता की चाबी होगी हमारे पास होगी, लेकिन फिर मुलायम ने बयान बदला और बीजेपी का राग लापते रहे कि उनकी सरकार बनने वाली है। अब ना चाबी है और ना मुलायम है, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं 45 सीटें आपके पास है? मैं कह रहा हूँ कि हमारे तारिक साहब कटिहार से एमपी है और कटिहार से हम लोग 7 की 7 सीट जीतेंगे, केवटी जीतेंगे, पूर्णिया की 1 सीट जीतेंगे, कुल मिला के 10 से 12 सीट हम लोग जीतेंगे और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है बिहार के अंदर। ये बात सही है चांद भाई कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप दूसरे को कह रहे थे, खुद ही देख रहे हो। कटिहार में आपको एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। कटिहार की 7 में से 6 सीट एनडीए को मिलने जा रही है। आप जो है इस हसीन सपने को लेकर क्यों आप बातें कर रहे हो कि हम वहाँ की 7 की 7 सीटें जीतेंगे? कटिहार में इसके बाद अगर कटिहार में अकेले एनसीपी एमपी की चुनाव आज भी लड़े तो वो भी हार जाएंगे तारिक अनवर साहब। उन्होंने कटिहार के इतने बड़े बिहार के लीडर रहे हैं तारिक अनवर साहब, आज तक उन्होंने कोई काम किया है क्या कटिहार में? आप बताइए ना। 1,15,000 वोट से नहीं जीते हैं, इस बार जीते हैं बिहार की जनता। किसके बदौलत जीते हैं? ये बात आप क्यों भूल जाते हो कि इस बार किसके बदौलत वो जीते सीटें? जो कटिहार सीट उन्होंने जीती, किसके बदौलत जीती? जीते हैं, अपनी बदौलत नहीं जीती। अच्छा, लेकिन चांद बाबू मुझे ये बताएं कि तारिक अनवर पे ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि ये तो दिल्ली में बैठने वाले नेता है, बिहार तो कभी कभी आ जाते हैं जब मौसम होता है, तो जब इनका कोई जनाधार ही नहीं है, आप उनके दम पे लड़ रहे हैं। मारू भाई, अगर जनाधार नहीं होता तब तारिक साहब कैसे 5 बार बिहार के एमपी बन जाते? और क्या नाम है, बिहार के इतने बड़े नेता हैं तारिक अनवर। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन उसका जो आधार है वो कांग्रेस है। कांग्रेस से वो अलग हो चुके हैं। कितनी बार हारे, जरा उनका भी तो जिक्र करें आप। नहीं चांद भाई, जब कांग्रेस में थे तो तारिक भाई का बहुत बड़ा जनाधार था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ दिए तो उसके बाद वो खुद ही उनका अस्तित्वहीन हो गए। और कांग्रेस तो अब खुद ही अस्तित्वहीन है, तो उसमें रह के भी तारिक भाई क्या करते? और एनसीपी में उनका कुछ है नहीं। वो पूरी तरीके से तारिक अनवर साहब जो हैं कटिहार से एमपी है कि नहीं अपने बदौलत? मान लिया वो एमपी है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो एमपी है। मुझे एक ये बता दे बात कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि खिचड़ी बनेगी, त्रिशंकु बनेगी, अगर त्रिशंकु की या खिचड़ी की अगर
नौबत आ जाती है तो आप किस पाले में जाएंगे? एनडीए में, महागठबंधन में, कहाँ जाएंगे? ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि हम किस पाले में जाएंगे। आदरणीय तारिक साहब तय करेंगे, आदरणीय पवार साहब तय करेंगे। जी, आपके पास अभी इसका कोई मैसेज या संदेशा नहीं आया है? नहीं, जो शीर्ष नेता है वही तय करेंगे जी। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी, आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज जो वोटिंग हुई है, इतनी जो प्रतिशत जो बढ़ा है, क्या लगता है उसमें आप आगे हैं, एनडीए आगे है या महागठबंधन आगे? अभी देखिए, हम तो भविष्यवाणी करते नहीं है, बीजेपी वाले और आरजेडी वाले ही भविष्यवाणी करते हैं कि कौन आगे है कौन नहीं है। जी, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा किसको वोट मिला और कौन जीता, क्या हुआ। ये तो 8 तारीख को ही बिल्कुल क्या नाम पिटारा खुलेगा। आपने मेहनत करी है, अपनी ताकत झोंकी है, आपका एक कैडर है, आप कह रहे हैं तारिक अनवर इतने बड़े नेता है आपके पास, तो कुछ संभावनाएं तो आप भी उसमें ढूंढ रहे होंगे। हम भावनाएं अपनी ढूंढ रहे हैं। हमने तो बताया आपको कि बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी, किसी की भी बने। जी, अच्छा, मुझे आप अपने आपका जो क्षेत्र है आप वहां बताएं, वहां पे क्या समस्या है, आप वहां पे कितनी आपकी ताकत लग रही है, वहां पर आपका कितना दावा है और किस आधार पे है? देखिए, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों दिखा रहे हैं कि चांद बाबू रहमान, आरजेडी और बीजेपी यहाँ तिकोना मुकाबला होने जा रहा है। जी, और केवटी की जनता ने इस बार संकल्प ले लिया है कि केवटी का ही बेटा विधायक बनेगा। और जो केवटी की समस्या इतनी है कि बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा केवटी जी। और यहाँ के जो विधायक हैं अशोक यादव जी, इन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एक बार आप दौरा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्षेत्र जो है उड़ीसा से भी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जी, सबसे यहाँ की जो जनता है हमेशा जो बाहर के लोगों को दिल में बैठाते थे, मगर अब वो समय आ गया है, केवटी की जनता जान चुकी है कोई भी मेरा बेटा ही हमारे क्षेत्र का विकास कर सकती है। चलिए, अच्छी बात है। आपने अच्छा भाषण तैयार कर रखा है अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे बता दें कि इतना वोट प्रतिशत बढ़ा, उसके बावजूद 13 ऐसे बूथ रहे जहां सड़क और बिजली की समस्या के मद्देनजर वहां के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, उसका क्या करेंगे? देखिए, मेरा भी एक क्षेत्र है जहां एक क्या नाम है तिलकवाड़ा गांव पड़ता है। उस गांव के लोग भी वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं, वहाँ रोड नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब तक अब जनता जाग चुकी है और बिहार की जनता जाग चुकी है और वो अपना विकास चाहती है, ना कि धर्म की राजनीति, ना कि गाय की राजनीति, किसी पे नहीं, वो अपने विकास की राजनीति पे बात करती है। जब 3% बढ़ा, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर 70% वोटिंग होगी, उस दिन पूरी तरीके से लोकतंत्र अच्छी तरीके से लोकतंत्र माना जाएगा। लेकिन जब ये लोग अभी आप खुद कह रहे हैं कि एक बूथ आपके यहाँ पर भी है जहाँ के लोग पोलिंग बूथ पे नहीं गए, उन्होंने बहिष्कार किया। नहीं, बूथ अभी वो बहिष्कार कर रहे हैं, बैनर लगा रखा है बड़ा बड़ा, रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, तो उससे तो नुकसान आपका भी होगा। अगर वो वोट डालने नहीं गए तो वो नुकसान आपका भी होगा। वो वोट डालने जाए, उसके लिए आप क्या सुनिश्चित करने जा रहे हैं, ये बताइए। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि अगर आपने 1970 से दूसरे को जिताया है, कम से कम अपने क्षेत्र के बेटा को जिताओगे तो इस बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। और कुछ नहीं, हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की जनता को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अपने बेटा को वोट दीजिए और क्या नाम है, आपका क्षेत्र का विकास होगा। जी, शैलेश जी, जिस तरीके से ये अपने पूरे मूड में है कि पूरी तैयारी कर लें और स्पीच लिख करके लाए चांद बाबू और लगातार बोले जा रहे हैं उस पर, लेकिन एक बहुत गंभीर समस्या है कि जहां पर 5 साल बाद देश की जनता को ये अधिकार मिलता है कि वो अपने वोट का अधिकार का उपयोग करे और सही आदमी को चुनकर लेके आए। संविधान में कहीं भी पार्टी का जिक्र नहीं है, उसमें लिखा गया है कि किसी भी अच्छे चरित्र के व्यक्ति को आप चुन के लाए और उसके हाथों में जो है वहां के इलाके की आप बागडोर दे, ताकि वहां पे व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में 13 बूथों पर लोग वोट डालने लगे, इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, जबकि लगातार बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, समाज सेवी, चुनाव आयोग हर तरीके से ज्ञापन दे करके लोगों को जागरूक करें, उसके बावजूद लोगों में इतनी हताशा है कि वो वोट नहीं देंगे, इसको कैसे दूर किया जाए?
शैलेश ये मारूफ भाई, ये एक लोकतंत्र के लिए, खास करके बिहार जैसे जहाँ पर राजनीति का गढ़ है, लोग कहते हैं बाहर के लोग कि बिहार का बच्चा बच्चा राजनीति से परिचित है और लोग समझते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि जिन गांवों में बहिष्कार किया जा रहा है उन लोगों को वोट के बारे में, अहमियत के बारे में मालूम नहीं है कि वोट क्या है, लोकतंत्र के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा गुस्सा है, इतना बड़ा हताशा है कि उसके वजह से तो यहाँ जाना चाहिए कि बहिष्कार और लोकतंत्र में उसके क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। जी आप सुन लीजिए, जाना चाहिए वहाँ पे, आप पहले वोट दे रहे हैं वहाँ पे लोग, जनता क्या परेशानी है, वो उसी बात को कह रहे हैं चांद बाबू, वो उसी बात को कह रहे हैं। अब जरा उनकी बात सुने, फिर आपसे भी सवाल पूछूंगा। उसके वजह से लोग, ये एक धारणा लोगों में आ गई है कि अगर हम बहिष्कार करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा या हमसे लोग आके मिलेंगे, लेकिन ये गलत है। उनको वोट डालने जाना चाहिए और प्रशासन को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उस गांव का काम जो भी हो, प्रशासन को, खुद सरकार को चाहिए कि जो अभी सरकार में है उसको चाहिए, चाहे कोई भी रहे, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे आपकी हो, किसी की हो, सरकार तो सबकी है। उस सरकार के लोगों को, सरकारी लोगों को चाहिए कि वहाँ मौके पर जाए, उनको समझाए, उनको विश्वास दिलाए कि जो हो गया, अब हम यहाँ पे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जो भी आपकी कमियां रही हैं, कोशिश करके हम अगली बार जरूर करेंगे। आप इस बार वोट देकर एक बार विश्वास करें, क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका है। उस विश्वास की डोर को दोबारा बांधने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। केवल विज्ञापन देने से या मनोज तिवारी या किसी से भी विज्ञापन करा लेने से, फिल्मी स्टार से विज्ञापन करा लेने से या किसी गायक गायिका से विज्ञापन करा लेने से, जिसके मन में हताशा है या उससे निराश हो चुका है लोकतंत्र से या वोट से निराश हो चुका है कि हम किसी भी बार भी बदलते हैं लेकिन लोग फिर वही हमें मिल जाता है, तो उसको उनको समझाना और उनके यहाँ जाकर उनके यहाँ रिक्वेस्ट करना, उनको समझाना और साथ में विश्वास दिलाना कि इस बार हुआ तो, चूंकि देखिए सत्ता बदल सकती है, प्रशासन के लोग नहीं बदलते हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के डीएम वही बनेंगे, एसडीएम वही बनेंगे, काम उन्हीं को करना है, बीडीओ, सीओ, डीएम और उन्हीं को करना है, डीडीसी को। तो उनको ये जाके कहना चाहिए कि आप वोट करें, हम काम करा के देंगे, तो इससे विश्वास बढ़ेगी और साथ में वहाँ के लोकल नेताओं को, जिन पे उन लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हो, उनको साथ में लेकर जाएं और वहां पर कैंपेन करें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जिन गांवों में, 13 गांव में जो आज बहिष्कार हुआ है, कम से कम आगे आने वाले चरणों में जब वोटिंग हो तो एक भी गांव बहिष्कार में न शामिल हो, तो ये बिहार और बिहार की सरकार की और चुनाव आयोग के लिए और भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले पहले चरण में भी ये एक मामला आया था जहां पर वहां की जनता ने नोटा का प्रयोग किया, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, नोटा का लाया, यानी कि किसी भी पार्टी या व्यक्ति पर उनका विश्वास ही नहीं रहा कि कोई भी आता है, शक्ल कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, लेकिन हालात जस के तस हैं, इसलिए वहां की जनता ने पूरी तरीके से नोटा का इस्तेमाल किया। चांद बाबू, अब मैं आप पर आता हूं। आपने कहा कि आपको, आपके पास आएंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी स्पीच भी दे रहे हैं आप, लेकिन मुझे आप ये बता दें कि जब आपके गठबंधन में दरार पड़ गई, वहीं पर विश्वास की कमी है, तो वहां की जनता आप पर कैसे विश्वास कर ले? मेरे पे इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि मैं क्यूटी का बेटा हूँ। नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप पर ये इल्जाम लगेंगे कि जो अपने सहयोगियों का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। नहीं, देखिए मारूफ भाई, आज की राजनीति जो है बहुत ही कठिनाइयों की राजनीति है बिहार की। चांद भाई, जो भी गठबंधन बनता है वो विश्वास के ऊपर बनता है, और अगर ऐसी छोटी बातों पर भी तुरंत कोई गठबंधन से बाहर हो जाए और तुरंत गठबंधन के अंदर हो जाए, तो उस गठबंधन की विश्वसनीयता आप बिहार की जनता में या देश की जनता में कैसे साबित करेंगे? इनका ये प्रश्न है, इसकी जवाब दें आप। केवल केवटी की, आपके क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, मैं आम बात कर रहा हूं, विश्वसनीयता की बात हो रही है, राजनीतिक विश्वसनीयता की बात हो रही है। ऐसा नेता है जो साफ छवि और विकास पुरुष जो है वो तारिक अनवर साहब हैं। चलिए, लोगों को मुझे चांद बाबू, मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ तारिक अनवर का एक पर्चा लेके बैठे और बार बार उसी को दोहराए जा रहे हैं। बहरहाल चुनाव आपके क्षेत्र में भी होगा और 8 तारीख को पता लग जाएगा कि वाकई बिहार की जनता या आपके क्षेत्र की जनता किसको अपने लिए पसंद करती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, और शैलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
चुनाव चल रहा है, चुनाव में बयानबाजी का दौर जारी है, दावे हो रहे हैं, रूठना मनाना भी बिल्कुल अपने बदस्तूर जारी है। लेकिन हमारे पास चलते चलते कुछ और भी आपके पास। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद।